सोचिए एक ऐसे रेस ट्रैक पर दौड़ हो रही है जहां जीतने के लिए हर कोई अपनी पूरी जान लगा रहा है। लेकिन अचानक अंपायर सीटी बजाता है और ऐलान करता है कि भाई जो लोग पहले रेस जीत चुके हैं ना, वो अब इस ट्रैक पर नहीं दौड़ सकते। बिल्कुल, और ये नियम सिर्फ कहने के लिए नहीं है बल्कि असल में लागू हो रहा है। हाँ, ट्रैक अब सिर्फ नए धावकों के लिए है। तो अगर हम अप्रैल 2026 में भारत की सबसे बड़ी परीक्षा मतलब यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की बात करें तो वहां ठीक यही हुआ है। सही कहा। और ये सिर्फ एक छोटा सा नियम नहीं है, ये तो एक पूरे युग को बदलने की शुरुआत लग रही है। जब हम अप्रैल के इस महीने के डेटा का विश्लेषण करते हैं ना, तो ये साफ हो जाता है कि ये सिर्फ फॉर्म भरने का महीना नहीं है। बिल्कुल, ये एक टर्निंग पॉइंट है। तो चलिए इस पूरे विषय को अनपैक करते हैं। आज की इस गहन चर्चा में हमारे पास नोटिफिकेशंस, न्यूज़ आर्टिकल्स और एग्जाम कैलेंडर्स का ना एक भारी भरकम स्टैक है। हाँ, और हमारा मिशन इस सूचना के महासागर से केवल उन जानकारियों को निकालना है जो एक उम्मीदवार की रणनीति को रातों रात बदल सकती हैं। क्योंकि इस वक्त स्थिति ऐसी है जैसे किसी हाईवे पर बहुत घना कोहरा छा गया हो। सही बात है। नौकरियों के रूप में गाड़ियों तो बहुत हैं, अवसर बहुत हैं, लेकिन गलत दिशा में जाने या एक्सीडेंट होने का खतरा भी सबसे ज्यादा है। इसी कोहरे को छांटना हमारा काम है। हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि कितनी वैकेंसी आई हैं, बल्कि ये समझेंगे कि इन बदलती हुई नीतियों के पीछे का असली तंत्र क्या है। तो शुरुआत उसी रेस ट्रैक वाले बदलाव से करते हैं। इस बार यूपीएससी 2026 की परीक्षा के लिए 933 रिक्तियां मतलब वैकेंसी घोषित की गई हैं। जी, और प्रारंभिक परीक्षा 24 मई को तय है। लेकिन इस बार का सबसे बड़ा भूकंप पदों की संख्या नहीं है। हाँ, बल्कि वो नियम है जिसे हार्ड स्टॉप रूल कहा जा रहा है। हमारे सोर्स साफ बताते हैं कि जो उम्मीदवार वर्तमान में आईएएस या आईएफएस अधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं, वे अब 2026 की परीक्षा में बैठ ही नहीं सकते। कि अगर पहले से चयनित किसी अधिकारी को फिर से परीक्षा देनी है तो उसे अपनी वर्तमान सेवा से पूरी तरह इस्तीफा देना होगा। मतलब कोई बीच का रास्ता नहीं बचेगा। अरे बाप रे, ये तो बिल्कुल उस वीडियो गेम आर्केड की तरह हो गया जहां कुछ चैंपियन खिलाड़ी एक ही मशीन पर सालों से कब्जा करके बैठे हों। हाँ, बिल्कुल सही एनालॉजी है। मतलब वे बार बार खेलते हैं, हाई स्कोर बनाते हैं, लेकिन नए खिलाड़ियों को मौका देने के लिए सीट नहीं छोड़ते। तो अब प्रशासन ने मशीन का प्लग ही निकाल दिया है कि भाई जीत चुके हो तो दूसरों को खेलने दो। लेकिन क्या ये सच में फ्रेशर्स के लिए प्रतियोगिता को आसान बनाएगा? यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है ना, वो है सीट होल्ड करने का पूरा मैकेनिज्म। ये कोई कागजी नियम नहीं है, इसका सीधा असर प्रशासन की जमीनी हकीकत पर पड़ता है। वो कैसे? मतलब इसमें सिस्टम का क्या नुकसान है? सीट खाली हुई तो वेटलिस्ट वाले को मिल जाएगी। दिक्कत टाइमिंग और संसाधनों की बर्बादी में है। देखिए, होता क्या था कि कोई उम्मीदवार मान लीजिए आईपीएस में चुन लिया गया, लेकिन उसे आईएएस बनना है। वो अपनी ट्रेनिंग से लीव विदाउट पे लेता है और फिर से परीक्षा देता है। हाँ, तो अगर वो दोबारा चुना जाता है तो पुरानी सीट खाली हो जाती है। पर वो खाली हुई सीट तुरंत किसी को नहीं मिलती ना। पूरी चयन प्रक्रिया और नए उम्मीदवार के एलोकेशन में इतना लंबा समय लग जाता है कि वो पद सालों तक खाली पड़ा रहता है। वो अब समझ आया, मतलब पूरा सिस्टम ब्लॉक हो जाता है। बिल्कुल, और सरकार ने उस पहले अधिकारी की ट्रेनिंग पर जो लाखों रुपए खर्च किए थे, वे पूरी तरह बर्बाद हो जाते हैं। जिस जिले को एक अधिकारी की जरूरत थी, वो सालों तक बिना अधिकारी के काम चलाता है। तो इसका मतलब एक ही व्यक्ति सिस्टम के दो अलग अलग हिस्सों में ब्लॉक पैदा कर रहा है। वो नई सीट की रेस में भी दौड़ रहा है और अपनी पुरानी सीट को भी अटका कर रख रहा है। एकदम सही। और इसी ब्लॉकेज को खोलने के लिए ये हार्ड स्टॉप नियम लाया गया है। जब ये अनुभवी उम्मीदवार परीक्षा में नहीं बैठेंगे तो फ्रेशर्स के लिए वास्तव में अधिक पद उपलब्ध होंगे। ये तो 2026 की तैयारी करने वालों के लिए मनोवैज्ञानिक और वास्तविक दोनों रूप से एक बहुत बड़ा अवसर है। मतलब फ्रेशर्स के लिए रास्ता पहले से ज्यादा साफ है। हाँ, उन्हें अब उन लोगों से नहीं टकराना पड़ेगा जो पहले से ट्रेनिंग एकेडमी में बैठकर एक सुरक्षा कवच के साथ परीक्षा दे रहे थे। अब वो अनुभवी हिस्सा बाहर हो जाएगा। खैर, ये तो बात हुई एलीट प्रशासनिक पदों की। लेकिन अगर हम वॉल्यूम की बात करें, यानी भारी संख्या की, तो असली सुनामी तो एसएससी और रेलवे की तरफ से आ रही है। बिल्कुल, अगर हम इसे भारत के रोजगार परिदृश्य की बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो एसएससी और रेलवे भारत में मध्यम वर्ग के युवाओं के लिए रोजगार की रीढ़ हैं। हाँ, अगर यूपीएससी शासन का दिमाग है तो ये दोनों संस्थाएं उसकी मांसपेशियां हैं जो असल जमीनी काम करती हैं। और यहाँ तो बात हजारों पदों की हो रही है। से भी ज्यादा हो सकती हैं। 15,000?
ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। मतलब पिछले साल भी ये संख्या 14,582 थी। एसएससी ने तो जैसे लगातार बड़ी भर्तियां निकालने का एक ट्रेंड ही सेट कर दिया है। हाँ, इसका टियर 1 एग्जाम मई-जून के आसपास हो सकता है और इसमें पे लेयर 4 से लेकर सैप तक की शानदार नौकरियां होती हैं, जैसे इनकम टैक्स, कस्टम्स और सीबीआई में इंस्पेक्टर के पद। सही बात है। और दूसरी तरफ अगर रेलवे की बात करें, यानी आरआरबी, एनटीपीसी, तो वहां भी 8,868 पदों पर भर्ती चल रही है। जी, और इसमें 5,810 पद ग्रेजुएट स्तर के हैं, जैसे स्टेशन मास्टर, और 3,058 क्लर्क लेवल के पद हैं। इनकी परीक्षाएं अभी मार्च के अंत में संपन्न हुई हैं और बेसिक सैलरी 19,900 से शुरू है। लेकिन जब पद इतने ज्यादा हैं, तो जाहिर है कि ये फॉर्म भरने वालों की संख्या भी करोड़ों में होती है। इतनी बड़ी भीड़ में एक आम उम्मीदवार अपनी जगह कैसे बना सकता है? रणनीति में क्या बदलाव करना होता है? यहीं पर परीक्षा का विज्ञान समझना जरूरी है। इन परीक्षाओं की प्रकृति यूपीएससी से बिल्कुल अलग है। एसएससी सीजीएल टियर 1 में 100 सवाल होते हैं और समय होता है केवल 60 मिनट। मतलब एक सवाल के लिए 1 मिनट से भी कम का समय। ये तो बहुत प्रेशर वाला काम है। बिल्कुल। यहाँ सिर्फ नॉलेज नहीं देखी जा रही, यहाँ पैटर्न रिकॉग्निशन और निर्मम होकर सवाल छोड़ने की कला का परीक्षण हो रहा है। सवाल छोड़ने की कला, ये थोड़ा अजीब लगता है। मतलब आमतौर पर तो हर सवाल को हल करने की होड़ होती है ना। जो उम्मीदवार हर सवाल हल करने की जिद करता है, वो एसएससी कभी पास नहीं कर सकता। परीक्षा बनाने वाले जानबूझकर कुछ ऐसे ट्रैप वाले सवाल डालते हैं जो देखने में आसान लगते हैं पर 3-4 मिनट खा जाते हैं। अच्छा, मतलब असली विजेता वो है जो सवाल देखते ही 5 सेकंड में तय कर ले कि इसे करना है या छोड़ना है। हाँ, इसे कॉग्निटिव बैंडविड्थ बचाना कहते हैं। जो मुश्किल 15 सवालों को छोड़ देता है, वो बाकी 85 सवालों के लिए अपना समय और दिमाग बचा लेता है। ये तो वाकई एक तरह का माइंड गेम है। नॉलेज से ज्यादा ये टाइम मैनेजमेंट और रिस्क असेसमेंट का परीक्षण है। और अगर रेलवे एनटीपीसी को देखें तो उसका पाठ्यक्रम भी एसएससी से काफी मिलता जुलता है। तो क्या कोई स्मार्ट उम्मीदवार दोनों को एक साथ टारगेट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, और मौजूदा हालात में करना भी चाहिए। दोनों परीक्षाओं में बुनियादी अंतर केवल स्पीड और एक्यूरेसी के संतुलन का है। मतलब तैयारी का आधार एक ही रहेगा। हाँ, बस परीक्षा से कुछ हफ्तों पहले मॉक टेस्ट के जरिए दिमाग को उस विशेष परीक्षा के समय प्रबंधन में ढालना होता है। ये गियर बदलने जैसा है। गाड़ी वही है, बस सड़क के हिसाब से स्पीड एडजस्ट करनी है। तो केंद्र के स्तर पर तो ये सब हो रहा है, लेकिन क्या कोई ऐसा प्लान बी है जहां सफलता की गुंजाइश ज्यादा हो? क्योंकि सोर्सेज बता रहे हैं कि राज्य सरकारें इस वक्त सबसे बड़ा गेम खेल रही हैं। यह एक बहुत महत्वपूर्ण शिफ्ट है। अक्सर उम्मीदवार केंद्रीय परीक्षाओं की चकाचौंध में राज्यों के इन बेहतरीन अवसरों को नजरअंदाज कर देते हैं। हाँ, और वो एक बहुत बड़ी रणनीतिक भूल साबित हो सकती है। राज्य सरकारें रातों रात जाग गई हैं और सालों के बैकलॉग को खत्म करने के लिए एकदम आक्रामक मोड में हैं। बिल्कुल। और अगर गुजरात शिक्षक भर्ती के आंकड़ों पर नजर डालें तो वहां कक्षा 1 से 5 के लिए 11,000 बम्पर पदों की घोषणा हुई है। 11,000? इसमें 5,000 पुराने खाली पद हैं और 6,000 नए पद बनाए गए हैं। लेकिन यहां मुझे जो चीज सबसे ज्यादा हैरान कर रही है वो ये है कि सरकार ने डीएलएड के अंतिम वर्ष के छात्रों को भी आवेदन करने की अनुमति दे दी है। जी, 15 अप्रैल से 24 अप्रैल तक फॉर्म भरे जाएंगे। पर फाइनल ईयर वाले भी? इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है? आमतौर पर तो सरकारें कहती हैं कि डिग्री हाथ में हो तभी फॉर्म भरो। इसके पीछे का असली कारण टैलेंट ड्रेन को रोकना और सिस्टम में युवा ऊर्जा लाना है। यह शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा बदलाव है। टैलेंट ड्रेन को रोकना थोड़ा और विस्तार से समझाइए ना। देखिए, एक छात्र डिप्लोमा पूरा करता है और फिर सालों तक अगली वैकेंसी का इंतजार करता है। राज्यों में कई बार ये इंतजार 4-5 साल तक खिंच जाता है। हाँ, और वो इंतजार हताशा में बदल जाता है। कई बेहतरीन प्रतिभाएं टीचिंग छोड़कर किसी प्राइवेट सेक्टर में चली जाती हैं। एकदम सही। तो अंतिम वर्ष के छात्रों को अनुमति देने से टैलेंट को जल्दी पकड़ने में मदद मिलती है। पढ़ाई पूरी करते ही उन्हें नौकरी का अवसर मिल जाता है, जिससे सिस्टम को एकदम युवा, बिना हताशा वाले शिक्षक मिलते हैं। ये तो सच में एक दूरदर्शी कदम लगता है। मतलब युवाओं को पढ़ाई के साथ ही सीधा रोजगार के मुख्य तार से जोड़ देना। और इसी तरह का एक और बड़ा कदम उत्तर प्रदेश से भी देखने को मिल रहा है। जी, आप यूपीएससी लोअर पीसीएस की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल। वहां 2,286 पद घोषित हुए हैं। इसमें असिस्टेंट ट्रेजरी अकाउंटेंट और मार्केट सुपरवाइजर जैसे पद हैं। आवेदन 29 मई से 18 जून तक होंगे। 2025 का स्कोर
होना अनिवार्य है। हाँ, ये पीईटी यानी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा का स्कोर अनिवार्य करना प्रशासनिक स्तर पर एक बहुत बड़ा फिल्टरिंग मैकेनिज्म लग रहा है। ये सिर्फ एक परीक्षा नहीं है, बल्कि भीड़ प्रबंधन का एक बहुत ही प्रभावी तरीका है। मतलब यूपी पीईटी एक तरह से किसी क्रिकेट टूर्नामेंट के T20 क्वालिफायर्स का काम कर रहा है, जहां मेन वर्ल्ड कप में खेलने से पहले अपनी काबिलियत साबित करनी पड़ती है। एकदम सटीक एनालॉजी है। प्रशासन के नजरिए से सोचिए, जब 30-40 लाख लोग किसी एक परीक्षा के लिए फॉर्म भरते हैं, तो परीक्षा कराना लॉजिस्टिक्स का एक बुरा सपना बन जाता है। हाँ, हजारों परीक्षा केंद्र बनाने पड़ते हैं, पेपर लीक के खतरे बढ़ जाते हैं, पूरी राज्य मशीनरी को रुक जाना पड़ता है। बिल्कुल। पीटी स्कोर अनिवार्य करने से वो भीड़ छंट जाती है। मुख्य परीक्षा में केवल वही गंभीर 1-2 लाख उम्मीदवार पहुंच पाते हैं जिन्होंने पहले ही बुनियादी योग्यता साबित कर दी है। यानी ये गंभीर उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी राहत है कि उन्हें भारी भीड़ से नहीं जूझना पड़ेगा, मुकाबला सिर्फ बराबरी वालों के बीच होगा। तो हमने नियमों के बदलाव देखे, पदों का महासागर देखा, लेकिन इन सब के बीच एक चीज है जो सबसे भारी पड़ सकती है। आप समय सीमा यानी डेडलाइंस की बात कर रही हैं, है ना? हाँ, क्योंकि सोर्सेस के अनुसार अप्रैल का ये महीना तो जैसे डेडलाइंस का एक पूरा जंजाल बन चुका है। इतनी सारी रणनीति का कोई फायदा नहीं अगर डेडलाइन ही निकल जाए। सही बात है। समय सीमा का पालन करना तैयारी का पहला चरण है। ज्ञान और पढ़ाई एक तरफ है, लेकिन समय पर फॉर्म न भर पाना सारी मेहनत शून्य कर देता है। जरा इन अलर्ट्स पर गौर करें। डोपीटी के जेएसए और एलडीसी ग्रेड लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जाम 2025 की अंतिम तिथि 7 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। एसएससी सीजीएल के फॉर्म अप्रैल में ही लाइव हो रहे हैं और गुजरात शिक्षक भर्ती के लिए भी 24 अप्रैल आखिरी मौका है। इसके अलावा सोर्सेज में यूपीएससी और आरआरबी के एक्सटेंडेड डेडलाइंस का भी जिक्र है, जो दिखाता है कि तारीखों में अंतिम समय में कैसे बदलाव होते हैं। तो इन सब का आखिर क्या मतलब है? क्या एक छात्र को किताबें छोड़कर दिन भर सिर्फ वेबसाइट्स ही रिफ्रेश करते रहना चाहिए? वेबसाइट रिफ्रेश करना समाधान नहीं है। अगर इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो इसका सीधा मतलब ये है कि आज के दौर में सिर्फ एक पढ़ाकू विद्यार्थी होना काफी नहीं है, बल्कि खुद का एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर होना भी जरूरी है। खुद की जिंदगी का एडमिनिस्ट्रेटर, ये अच्छा शब्द है। हाँ, अपने कैलेंडर को व्यवस्थित रखना, सही समय पर डॉक्यूमेंट्स तैयार रखना, फोटोग्राफ का साइज सही रखना, ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल है। एक छोटा सा चूकना, जैसे फॉर्म भरने की आखिरी तारीख भूल जाना या सोचना कि आखिरी दिन भर दूंगा और फिर सर्वर डाउन हो जाना, पूरे साल की मेहनत पर पानी फेर सकता है। बिल्कुल। एक प्रशासक बनने की पहली परीक्षा यही है कि आप अपने खुद के फॉर्म और डेडलाइंस को कितनी अच्छी तरह मैनेज करते हैं। प्रोएक्टिव रहना बहुत जरूरी है। यानी अप्रैल का ये महीना छात्रों के लिए एक एक्शन मंथ है। इस पूरी चर्चा ने वास्तव में कई बंद दरवाजों को खोला है। हमने देखा कि कैसे यूपीएससी ने पुराने खिलाड़ियों को रोककर फ्रेशर्स के लिए मैदान साफ किया है, और एसएससी और रेलवे ने हजारों पदों के साथ उम्मीदें जगाई हैं, जहां पैटर्न रिकॉग्निशन सबसे बड़ा हथियार है। और राज्य सरकारों ने भी बैकलॉग भरने और टैलेंट को जल्दी पकड़ने की ठान ली है। तो इस पूरी गहन चर्चा को समेटते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। वो क्या? एक तरफ यूपीएससी बार-बार परीक्षा देने वालों और सीट ब्लॉक करने वालों पर कड़े प्रतिबंध लगा रहा है, और दूसरी तरफ राज्य सरकारें एक साथ हजारों की संख्या में बैकलॉग पदों को भर रही हैं और अंतिम वर्ष के छात्रों को मौका दे रही हैं। हाँ, ये एक पैटर्न तो है। तो क्या भारत में उस युग का अंत हो रहा है जहां छात्र सालों साल बस तैयारी ही करते रहते थे? क्या अब पूरा सिस्टम, चाहे वो केंद्र हो या राज्य, ये कड़ा संदेश दे रहा है कि अपना रास्ता चुनो, नौकरी लो और जीवन में आगे बढ़ो? ये वाकई सोचने वाली बात है कि क्या आज के समय में रणनीति इस नए तेज और निर्णायक सिस्टम के साथ कदमताल कर रही है? बिल्कुल। ये एक ऐसा विचार है जिस पर हर किसी को मंथन करना चाहिए और अपनी खुद की रणनीति का मूल्यांकन जरूर करना चाहिए। इस विस्तृत विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।